बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज़ हैं भाई। अभी अभी ख़बर आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दो। इस पे तफसीली बात करेंगे और साथ ही ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने एक सहाफ़ी को माँ बहन की नंगी गालियाँ दी हैं। वो मैं गालियाँ आपको दिखाता भी हूँ, सुनाता भी हूँ, बिल्कुल म्यूट नहीं करूँगा। मैं उसकी वजह भी आपको बताता हूँ। उस सहाफ़ी से मैंने तफसीलन बात की है, वो मैं आपको बताता हूँ असल में चक्कर क्या था, मामला क्या था। और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो मुबैना तौर पर यूथी और इमरानडू जज हैं। क्या ये इल्ज़ाम ठीक है? आज सेनेट में ये गूंज हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और ख़ास तौर पे इरफान सिद्दीकी साहब ने जो ताबड़तोड़ हमले किए और तनकीद की है वो मैंने आपको दिखानी है और वो भी सुनानी है। बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरीज हैं भाई और ये बहुत ही अहम है। लेकिन ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमने 5 घर बनाने, 800 आटे के थैले देने हैं। ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से होगा, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सबसे पहले आ जाएं, लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस जवाद हसन खान, ठीक है जी, जस्टिस जवाद हसन साहब ने आर्डर किया है। उनके यहाँ एक पिटीशन चल रही थी और वो जनाब के जी उन्होंने आर्डर किया अभी अभी कुछ चंद घंटे पहले उन्होंने फैसला महफूज किया था। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। और जनाब अब उनका आर्डर आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे। अच्छा, मामला क्या था? वैसे ये भी सोचने की बात है कि इन्होंने पीटीआई ने और उनके वकील ने अली ज़फ़र साहब ने इलेक्शन कमीशन को फरीक ही नहीं बनाया था। ये रिकॉर्ड पे है, ये रिमार्क्स भी आप देख लें, इसका मैंने बताया भी था, मैंने ट्वीट भी किया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फरीक ही नहीं बनाया था। जज साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप अगर इलेक्शन कमीशन को फरीक बना लें इस मुकदमे में तब तो हम उसको हुक्म भी दे सकते हैं। मतलब ये वो मुझे समझ नहीं आई कि ये जज साहब थे या मुबैना तौर पर पीटीआई के वकील थे। ठीक, अच्छा, वहाँ जब गवर्नर पंजाब का वकील गया ना, उसने कहा जी हमारा तो काम ही नहीं है इलेक्शन करवाना, गवर्नर साहब की तो जिम्मेदारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब ने तो असम्बली तोड़ी ही नहीं है। असम्बली तोड़ी है वज़ीर आला साहब ने और गवर्नर साहब ने उस पर साइन ही नहीं किए। जैसे ही 48 घंटे गुजरे असम्बली टूट गई। लिहाजा ना गवर्नर ने असम्बली तोड़ी है ना गवर्नर की जिम्मेदारी है। ये तो बात हो गई, ख़त्म, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ना, आ जाए जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने कहा अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस जवाद हसन की अदालत में, उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत पैसे नहीं दे रही इलेक्शन कमीशन को, वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही और अगर वफाकी हुकूमत पैसे नहीं देती तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। दूसरी बात कि अगर ये इलेक्शन एक साथ नहीं होंगे तो इलेक्शन की शफाफियत, यानी फेडरेशन के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, पंजाब के, बाकी जो भी इलेक्शन हैं बलोचिस्तान के, अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो इलेक्शन की शफाफियत मुतासर होगी। अच्छा, अब आर्डर तो आ गया। पहली बात तो ये है कि ये मुझे बताएंगे कानून और आइन जानने वाले, मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, क्या कोई हाई कोर्ट या इवन सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको इस तरह का आर्डर जारी कर सकती है? ये इंडिया में ऐसा होता है, कहीं और ऐसा होता है? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये कानून जानने वाले, कानूनी आईनी माहिरीन बताएंगे। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी हम तो डेट देने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें पैसे चाहिए, अब पैसों के लिए दोबारा जनाब वफाकी हुकूमत को नोटिस जाए या वो अदालत बुलाए, वफाकी हुकूमत वजीर ख़जाना साहब हाथ खड़े कर दें कि जी पहले हमें नाक रगड़ रगड़ के जो है ना IMF की तरफ से जो मिल रहा है सारी सब्सिडीज ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, तो मेरा ख्याल है वो तो बिल्कुल ही उनके पास पैसे हैं, उनके पास आटा खाने के पैसे नहीं है गरीब के लिए आटा देने के, तो इलेक्शन का तो पता नहीं 50 अरब रुपया या 60 अरब रुपया वो कहाँ
से लाएंगे? और उन्होंने अगर हाथ खड़े कर दिया कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर मेरा ख्याल ऐसा किया जाए कि तमाम जजेस के जो ना सारी तनख्वाहें 2-2 महीने की काटी जाए ना, उससे इलेक्शन करवा लें। वो भी पूरे नहीं होंगे, वो भी मैं समझता हूं कि पूरे नहीं होंगे। अब देखते हैं कि होता क्या है। मेरा ख्याल है मुअज़्ज़ज़ अदालतों को उन कामों में हाथ नहीं मारना चाहिए कि जो काम एग्जीक्यूटिव के हैं, जो काम इलेक्शन कमीशन के हैं, ऑटोनोमस बॉडीज के इसमें, क्योंकि ना तो ये कोई वो मफाद आमा को देखें, तो फिर तो डेफिनेटली जब मरदमशुमारी ही नहीं हुई, जब मरदमशुमारी नहीं हुई तो नई हल्का बंदियां नहीं हुई, तो वो लोग जो 18 साल से क्रॉस कर गए हैं पिछली मरदमशुमारी के बाद, और वो तो वोट से महरूम हो जाएंगे, तो उनका तो हक मारा जाएगा। खैर, अभी इंट्रा कोर्ट अपील भी बाकी है, इंट्रा कोर्ट अपील के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने का, बल्दियाती इलेक्शन कराने का फौरी आर्डर दूसरे दिन दिया था, आज तक नहीं हो सके। ये मैं वैसे ही याद करा रहा हूं। आगे चलते हैं। अब आ जाएं जनाब, अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं, यानी वीडियो मींस कि वो ऑडियो है जो कि रिकॉर्ड की गई सहाफ़ी हैदर शिराजी साहब, जियो न्यूज़ के वो नुमाइंदा हैं, जियो न्यूज़ से वो वाबस्ता हैं, मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं। और हैदर शिराजी साहब बहुत, जब मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया तो उनकी दुख से, आप यकीन कीजिए कि दुख से आवाज़ भराई हुई थी, आवाज़ नहीं उनके निकल, कहते हैं कि जी मैं नकवी साहब, मैं भी सैयद हूँ, और जिस तरीके से मेरी माँ को गाली दी गई ना, सहाफ़त कितना मुश्किल पेशा है ये आप देख सकते हैं, कितनी मुश्किल चीज़ है सहाफ़त, आपको इसी से अंदाज़। ये बहुत ही, मैं सलाम पेश करता हूँ हैदर शिराजी को, बहुत ही निडर बहादुर सहाफ़ी हैं। ये होती है बहादुरी, ये होती है जनाब, ये आप देख लें उन्होंने किस, मैं आपको पहले सुनाता हूँ, फिर मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ कि असल में हुआ क्या। मैंने हैदर शिराजी से एक एक बात मालूम की। मैं म्यूट नहीं करूँगा, मैं अपनी माँओं बहनों से ये हाथ जोड़ के, फैमिली से हाथ जोड़ के, माँओं बहनों और बेटियों से ख़ास तौर पे, और हर मेरे तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब हैं, मैं उनसे भी इंतहाई माज़रत खा हूँ। ये मैं एज इट इज़ चला रहा हूँ, ये बहुत नंगी और गंदी गालियाँ हैं, लेकिन मुझे मजबूरन एज इट इज़ चलाना पड़ रही हैं। ये आप ज़रा देख लें, सुन लें। अच्छा, मैंने कोई आपका, आपको फैमिली का, आपको बुजुर्ग को मारा, आपको तुम्हारा नुकसान किया हुआ, तो तू जो साफी बना हुआ है, कचरे में पैदा होने वाला साफी हो, तो मैं ऐसे साफी के को अपने आप को साफी बना के तुम्हें मुझे क्या साबित करना चाहते? तू क्या पूछेगा तो क्या करेगा? तू कैसा समझता कि सारी दुनिया डरती है साफी से? पैंचर कचरे में जो पैदा हो रहे हैं वो भी साफी है, जिसको पैंचर साफत की आलो पहनी आती वो भी साफी है। अच्छा, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो कहना क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तेरी जरूरत पैंचर दूसरी के तूने मुझे मैसेज कैसे किया? अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पे लगी। तेरी माँ को चाहो तो कंजरी के बच्चे हरामजादे, तनवीर मेरी बात याद रखो, आपसे मैंने सवाल होता तो तेरी घर तो अभी हरामजादे, गाली मत दो, उल्लू का पट्टा मुझे मैसेज करके तू क्या पैगाम देना चाहता? तेरी माँ को चाहो तो कंजरी का पुत्र, तुम वज़ीर आज़म हैं, आप रियासत के सख्त अल्फाज इस्तेमाल न करें और एहतियात किया करें, ठीक है? जी, आप देख सकते हैं इस वक्त जी वो स्क्रीनशॉट है जिसका पीछे ऑडियो में जिक्र किया गया था कि हैदर शिराजी जो हमारे रिपोर्टर हैं उनकी जानिब से क्या सवाल किया गया था प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को, जिसकी वजह से आपने देखा कि उनकी तरफ से बाद में उनको गालम गलोच और धमकियां दी गई। आपसे बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट सेशन था, आप सबको इस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। सर आपके दावों के बरक्स अगर देखा जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आए, बिलावल ने करारदाद पेश करनी थी वो नहीं आए, और पीटीआई ने वैसे ही बाइकाट किया हुआ है, क्या ये हकीकत है? पैसे लेके आए पुत्र। हाँ जी सर, आप ये ऐसी बातें ना किया करें। एक मिनट सर, आपने इल्जाम कैसे लगाया ये फजूल किस्म का? सवाल करने पे आपने, ये आपने देख लिया। मैं इंतहाई माज़रत खा हूँ जिस तरीके से ये मुझे सुनाना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूँ असल में वाक़या क्या था। वाक़या ये था, यहाँ पे जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का,
यहाँ हैदर शिराजी ने क्वेश्चन कर लिया तनवीर इलियास से, और तनवीर इलियास की शोहरत ये है कि वो वैसे ही सहाफ़ियों को गंदी गालियाँ देते हैं, नंगी गालियाँ देते हैं, माँ बहन की देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके अपने घर में माँ बहनें हैं या नहीं हैं। ये तमीज़ है, इस किस्म के बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। ये इस तरह का बेशरम इंसान जो बड़े ओहदे पर छोटा बन के बैठा हुआ है, ये छोटापन नहीं है, ये कमीनगी है, ये हरामजदगी है, ये बेशर्मी और बेगैरती है। इस तरह के लोग बैठे हुए हैं बड़े ओहदों पर। अच्छा, मुझे हैदर शिराजी साहब से मैंने इजहार हमदर्दी के तौर पे मैंने फ़ोन भी किया, मैंने मालूमात ली। उन्होंने कहा नकवी साहब बात यह है कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन था, मैंने सवाल किया कि जी वज़ीर आज़म ने भी आना था, बिलावल साहब ने करारदाद पेश करनी थी, वो भी नहीं की, वज़ीर आज़म भी नहीं आए, पीटीआई ने पहले ही बाइकाट किया हुआ है। तो ये उसको कहता है कि तुमने रा से पैसे पकड़े हुए हैं, यानी इंडिया की एजेंसी रा, उस खुफिया एजेंसी रा से पैसे पकड़े हुए हैं। ठीक हो गया ना। अच्छा, तो वो पीछे गए, उसने कहा जी आपने ये इल्ज़ाम किस तरह लगाया, आपने मुझ पे इल्ज़ाम कैसे लगाया कि आपने इंडिया के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा से पैसे पकड़े हुए हैं। तो आपने, तो वो ये कहता है कि इससे मोबाइल छीन लो। खैर, उन्होंने हैदर शिराजी ने ये क्लिप अपलोड कर दिया। अपलोड किया तो उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, एक यूट्यूबर हैं उन्होंने कोई विलाग किया कि हैदर शिराजी डेफेमेशन केस यानी हत्या की इज्जत का हर्जाने का केस कर रहा है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर। अच्छा, ये बात फैल गई, अफवाहें जंगल की आग की तरह। तो हैदर शिराजी साहब कहते हैं कि नकवी साहब मुझे इधर उधर दोस्तों के फ़ोन आने लगे कि यार ये क्या है, ये किसी ने को फेक FIR चला दी है, किसी ने कोई इस तरीके का कर दिया है कि आपने कोई FIR कटवाई है, आपने कोई डेफेमेशन का केस किया है, तो क्या ये सच है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं सच, मेरा एक खबर की हद तक था और बस वो हो गया, बस ठीक है, मैंने कोई। तो कहते हैं हैदर शिराजी साहब कहते हैं कि मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि हैदर शिराजी आपकी वजह से हो सकता है ये गलतफहमी पैदा हो रही है, आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को एक मैसेज कर दो और उनको कहो कि जनाब के ये जो FIR वाली है ये इसमें कोई सदाकत नहीं है। कहते हैं मैंने शाम को एक मैसेज किया और मैंने कहा कि सर, मैंने बहुत ही एहतराम से अपना वो उनके साथ मुखातिब हुआ। मैंने कहा सर, न्यूज़ रिलेटेड टू FIR इज़ फेक, जो FIR की से मुतालिक न्यूज़ है ना वो फेक है। अच्छा, मैं वो कहते हैं कि उसके बाद मैं भूल गया मैसेज। इन्होंने काफ़ी को लेट मैसेज देखा, तो उसके बाद इन्होंने कोई तकरीबन कोई 2:30 बजे के करीब रात को मुझे फिर फ़ोन, इस पे ऊपर ये टाइम भी आ रहा है, आपने देखा होगा, 2:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया। अच्छा, मुझे फ़ोन किया और उसके बाद जो है ना मैं सोने लगा था, तो इन्होंने कोई इस तरह की बदतमीज़ी की तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब इनकी दूसरी कॉल आई, तीसरी कॉल आई, चौथी कॉल आई, आखिर पे मैंने इनको कॉल की और मैंने वो रिकॉर्ड कर ली और मैंने इनको कॉल की और मैंने कहा जी आपने क्यों कॉल की? मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि मैंने कोई FIR नहीं कटवाई, मैंने कोई डेफेमेशन का केस नहीं किया, कुछ भी इस तरह की बात नहीं है, ये फेक है। अब उसके बाद ये उस सहाफ़ी पर पड़ गए कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी माँ बहन, ये वो, जिस तरह से आपने देख लिया, ये वो तहजीब है, ये वो तमीज़ है। मैं इस हद तक इसने डिफेंसिव, अब लोग कुछ कह रहे हैं कि शिबली फराज साहब हों या वसीम शहजाद साहब हों, उन्होंने इसकी मजम्मत की है। भाई कोई बाशऊर इंसान इसकी मजम्मत नहीं भी कर सकता। ये जितनी कमीनगी की गई है, हैदर शिराजी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। कहते हैं नकवी साहब ये आप देखें इसने मेरी माँ को गाली दी है। भाई माएँ तो साझी होती हैं, अल्लाह ऐसे लोगों पर लानत करे। ये कोई बात हुई कि आपने एक सहाफ़ी के एक सवाल पर, लेकिन शायद ये वही तरबियत है कोई थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। आपको पता होगा फ़याज़ुल हसन चौहान ने सहाफ़ी को इस तरह से बहन की गाली दे दी थी, उसको समझ आई कि पता नहीं कैमरा बंद हो गया, कैमरा अभी तक ऑन था। आपको याद होगा कि कितनी दफ़ा मुतअद्दिद बार इमरान खान ने भी सहाफ़ियों पर इस तरह से इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे दोस्त हैं पेशावर से और एक निजी TV के वो ब्यूरो चीफ भी हैं, आरिफ यूसुफजई साहब, उन्होंने इमरान
इमरान खान से एक सवाल क्या किया कि खान साहब तो बिगड़ गए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, पता नहीं किसी इधर उधर टेबल्स को लाते मारते हुए और ये करते हुए, कुर्सियों को हटाते हुए और चले गए। और आरिफ यूसुफजई पर भी, और वो इमरान खान की भी आदत है कि वो अक्सर सहाफ़ियों कह दे, वो वैसे भी सिलेक्टेड सहाफ़ी बुलाते हैं, लेकिन कभी कभार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो भी जाए और कोई सवाल हो जाए तो इमरान खान साहब गले पड़ जाते हैं। ये वो तरबियत है, ये वो अखलाकियात का मुखर्रबुल अखलाक जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से इस नई नस्ल का सत्यानाश किया गया, ये पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है। अब आ जाएं जनाब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब पर मुबैना इमरानडू जज या मुबैना यूथिया जज होने का इल्ज़ाम लग रहा है। ये क्यों है ऐसा? एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस है जनाब नैब से मुतल्लिक, नैब की तरामीम से मुतल्लिक। इस हुकूमत ने जब आके नैब की तरामीम की, इमरान खान साहब ने वो चैलेंज की हुई हैं, ख्वाजा हारिफ साहब वकील हैं, उससे मुतल्लिक वो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और इधर से मखदूम अली खान साहब हैं, तो उस मखदूम अली खान साहब ने भी सही करके बिल्कुल खरी खरी उस दिन सुनाई है चीफ जस्टिस साहब को। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे, मैं आप ये रिमार्क्स इरफान सिद्दीकी साहब के इस क्लिप में आ गए हैं, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा ये आप सुने, फिर इस पर मैं तबसरा करता हूँ, मजीद बातें इस पर दबंग अंदाज में करते हैं। ये इरफान सिद्दीकी साहब की ज़रा बात पहले आप सुन लें, ये देख भी ले। गुज़श्ता रोज आली मर्तबत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल ने कुछ रिमार्क्स दिए एक ऐसे मुकदमे में जिसका बराह रास्त ताल्लुक इंतखाबात या इस तरह की चीज़ों से नहीं था। उन्होंने फरमाया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है, उन्होंने फरमाया कि पार्लियामेंट को जानबूझकर मुकम्मल नहीं किया जा रहा, उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट जो है उसके कवानीन मुतनाज़े हैं इसलिए कि वो मुकम्मल नहीं है। उन्होंने और भी इस तरह की, उन्होंने कहा कि हमारी तारीख का वाहिद दयानतदार वज़ीर आज़म, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा मोहम्मद खान जुनैजो की तरफ था, लेकिन उन्हें ये इस्तेकाक पता नहीं किसने दिया है कि लियाकत अली खान से इमरान खान तक तमाम को वो यक जुम्बश कलम बदयानत करार दे के सिर्फ एक के बारे में फतवा दें। ये तकलीफ दे रिमार्क्स है जनाब आली। ये रिमार्क्स क्या है कि हमारी तारीख में सिर्फ एक वज़ीर आज़म दयानतदार था। अगर इस तरह के रिमार्क्स हम जजों के बारे में दें और कहें कि हमारी पूरी तारीख में एक ही चीफ जस्टिस दयानतदार था, क्या वो काबिल कबूल होगा? क्या वो काबिल कबूल होगा? ये कैसे कह दिया है उन्होंने कि पार्लियामेंट मुतनाज़े हो गई है? क्यों मुतनाज़े हो गई है? पार्लियामेंट अक्सरियत का नाम है। कौमी असम्बली में आज भी अक्सरियत बैठी हुई है, अक्सरियत कानून बनाती है। यहाँ पूरा सेनेट मौजूद है, सेनेट अक्सरियत से कानून बनाती है। तो ऐसी बातें जो हमारी तौकीर पे हमला है, हमारी तकरीम पे हमला है, हमारी पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पे हमला है, पार्लियामेंट के वकार पे हमला है, पार्लियामेंट की इज्जत पे हमला है, पार्लियामेंट के नाम पे हमला है, ऐसी चीजें ना करें। हम अदब से, एहतराम से, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ, ना वो अवाम के नुमाइंदे हैं ना अफवाज पाकिस्तान अवाम की नुमाइंदी है, ये हाउस अवाम का नुमाइंदा है। अवाम के नुमाइंदे को इस तरह से तज़हीक के साथ बर्ताव ना करें। जी आपने सुन लिया जनाब, ये कल वाले वो रिमार्क्स दोहरा रहे थे और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ पड़ी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये मुबैना तौर पर इमरानडू जज हैं या ये मुबैना तौर पर यूथिए जज हैं। ठीक है, ये क्यों इस तरह से क्यों हुआ? मतलब मैं समझता हूँ कि अगर चीफ जस्टिस साहब हों या कोई भी जज साहब हों, अगर इस तरह से सियासी हवालों से वो रिमार्क्स ना दें, और ख़ास तौर पे केस कोई और था, केस था यहाँ पर वो नैब तरामीम का, और जिक्र ही कोई नहीं था ना पार्लियामेंट का ना किसी चीज़ का, और जनाब चीफ जस्टिस साहब ने इस तरह के रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, वो सबसे पॉपुलर लीडर है, वो बहुत बड़ी सबसे बड़ी जमात का लीडर है, वो ये है, वो उसकी बड़ी मकबूलियत है, तो आम आदमी। आज मैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एक ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि जी अगर आप किसी मकबूलियत से मरूब हो के
या आप किसी को कहें कि ये तो आम आदमी नहीं है और ख़ास आदमी है, कानून की निगाह में ख़ास आदमी और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर ये आप फ़र्क करते हैं तो फिर आप नाइंसाफ़ी करते हैं और आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि ये पार्लियामेंट मुतनाज़िया है। तो पार्लियामेंट कैसे आपने सुन लिया सब कुछ। असल में मसला पता है क्या होता है, क्यों कहा जाता है? इसी वजह से कहा जाता है कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के हों चाहे यहाँ पर हों, इस वजह से ये हम ख्याल जजेस, इस वजह मुझे याद आ गया एक वाक़या जो राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर दाखिला साहब, गालिबन हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए अभी रिसेंटली हाल ही में, वो वज़ीर दाखिला थे, ये नहीं है कि उससे पहले वो वज़ीर दाखिला थे, और वो उन्होंने बताया एक टीवी इंटरव्यू में गालिबन हामिद मीर साहब को के साथ उनका वो बीपर पे थे या पता नहीं वो लाइव थे, तो उन्होंने बताया, मैंने खुद सुना, आपने भी सो वो क्लिप भी मौजूद है। तो उन्होंने कहा जनाब कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो उस वक्त ये जो 5 जजेस थे तो नाअहल किया गया और जब आर्डर सुनाया गया तो जजेस की फैमिलीज बैठी हुई थी गैलरीज में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और गैलरीज में जजेस की फैमिलीज बैठी हुई थी। और जब ये आर्डर सुनाया गया नवाज शरीफ को नाअहल करने का तो नारे बुलंद हुए इमरान खान के हक में और नवाज शरीफ के खिलाफ, और खुशी में वो नारे बुलंद हुए। तो तब उसके बाद जब नवाज शरीफ यहाँ से चले, जीटी रोड से होते हुए लाहौर गए और रास्ते में हर जगह कहते गए कि ये तो तासुब से भरे बैठे हैं ये 5 जजेस, ये जो जजेस हैं ये मुतासिब हैं और ये तासुब से भरे बैठे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके कोई बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें होती हैं, मुबैना तौर पे कुछ चीज़ें होती हैं बादियों नज़र में, जो इस तरीके की चीज़ों को, इस तरीके की बातों के पीछे वो खड़ी होती हैं, चीज़ें वो मौजूद होती हैं, इस तरीके की बातों की पुष्ट पनाही करती हैं, वो चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं, आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करती हैं कि जब वो कह रहे थे कि इस तरह से। हमने वैसे भी देखा अब आजकल हर मुकदमा पीटीआई का लाहौर हाई कोर्ट में क्यों लग रहा है, उसकी कोई वजह होगी ना, कोई दामाद उसके पीछे होगा, कोई ससुर उसके पीछे होगा, कुछ तो है ना, डेफिनेटली ना। तो मुझे आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब जब आप इस तरीके से किसी एक की तारीफ करेंगे, किसी को कहेंगे वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो कोई आम आदमी तो है नहीं, वो तो बड़े ख़ास आदमी हैं, वो तो सबसे बड़ी जमात के, तो ख़ास और आम में ये जो इमरान खान कहते रहते हैं कि जनाब वो, फिर अब सोशल मीडिया पे तो यहाँ तक भी बातें चल रही हैं कि आपके लीडर इमरान खान जो कहते रहते हैं मुबैना तौर पे कि वो एक हदीस कोट करते हैं कि तुमसे पहले कौमें इस वजह से तबाह बर्बाद हुई कि जब कोई छोटा जुर्म करता तो उसको सजा मिलती और जब कोई बड़ा जुर्म करता तो उसको माफ़ कर दिया जाता। तो फिर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अगर इमरान खान बड़ी जमात के लीडर हैं या आपके बकौल मकबूल हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कानून से बालातर हो गए हैं, वो आईन से बालातर हो गए हैं, उन पे किसी किस्म का कुछ नहीं अप्लाई होता। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने पार्लियामेंट को भी बहुत सारी मुतनाज़ बातें की हैं। मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं इनकी हुकूमत की तरफ से, उन्होंने खरी सुनाई हैं। कल मैं जब मखदूम अली खान के रिमार्क्स देखे, आप यकीन कीजिए मुझे लगा कि ये कोई टक्कर के वकील हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर जजेस ऐसी बातें करेंगे तो फिर आई थिंक वो बहुत, मैं नहीं चाहता कि कुछ इदारे इस तरह से मुतनाज़ा हों। अगर वो इदारा न्यूट्रल हो गया है तो फिर जजेस को भी न्यूट्रल होकर इंसाफ करना चाहिए, क्योंकि जजेस अगर इस तरह से मुतनाज़ा होंगे, अगर इस तरह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ तरह तरह की बातें, इल्ज़ामात और गालियां होंगी तो मेरा दिल दुखेगा। एक शहरी के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, पाकिस्तानी के तौर पे इस इदारे को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या करे बंदा, ऐसे फैसले भी हैं। जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम अल्लाह बख्शे, वो कह चुके हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने के लिए हम पर बूटों का प्रेशर था। अब बहुत सारे, आपको पता है नवाज शरीफ साहब के वक्त भी पिछले दरवाज़ों से घुसते रहे लोग और इसी प्रेशर की वजह से फैसले आए, और अल्लाह बख्शे उस जज को फौत हो गए, अरशद मलिक साहब। उन्होंने भी क्या कहा कि मुझे किस तरह की वीडियो दिखाई गई थी। तो भाई ये जो निज़ाम अदल है ना, इसको ठीक होना होगा, तभी तो इंसाफ, जिस वो जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हमारी ज़मीन पर इंसाफ हो रहा है, उन्होंने कहा जी हो रहा है, उन्होंने कहा फिर बेफिक्र हो जाओ, हम जंग नहीं हारेंगे।
वाकई ऐसा ही है। जिस ज़मीन पर इंसान, ये जो अदल है ना, ये इंसाफ, मुनसिफ होना एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओहदा है। अगर वो तराजू का पलड़ा ही एक तरफ झुक जाए तो फिर सब कुछ ही झुक जाता है। कौम की पेशानी झुक जाती है, कौम का ज़मीर झुक जाता है, कौम की इज्जत झुक जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।